आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित दिल्ली के मंच पर भारत सरकार में मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी, जो सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, बहन देवोश्री चौधरी जी, सांसद और केंद्रीय मंत्री, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे युवा सांसद श्री राजू बिष्ट जी, कार्यक्रम में उपस्थित बंगाल में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री राहुल सिन्हा जी, हमारे मुकुल रॉय जी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, राजू बैनर्जी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए सम्माननीय शिवप्रकाश जी और बंगाल से ही जुड़े हुए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, सम्मानित मंच और यहाँ और वहाँ स्थान स्थान पर बड़ी संख्या में आज के दिन जुड़े हुए सभी भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर मतो एकजन महान देशभक्तेर जन्मदिने आपनादेर सामने आसते पेरी आमी गौरवित। रवींद्रनाथ, विवेकानंद, बंकिमचंद्र, नेताजी, श्यामा प्रसादेर माटी आमार कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे 119वीं जन्म दिवस भारत रत्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर बंगाल के अपने सभी महान सज्जनों के साथ मिलने का, बात करने का मौका मिला है। ये खुशी का विषय इसलिए ज्यादा हो जाता है कि जिस विषय को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया, जिसके खातिर उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व लगाया, आज जब हम 119वीं जन्मदिन उनका मना रहे हैं तो हमें यह संतोष है कि धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति में हम सब लोगों ने धाराशाही कर दिया है और आज हम एक सूत्र में पिरोते हुए भारत को, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इसको हम साकार कर पा रहे हैं और एक जन, एक मन, एक संविधान, इसको हम साकार कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त, शिक्षाविद, प्रखर राजनेता और प्रखर सांसद के रूप में हम सब लोग जानते हैं। उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ और उन्होंने इसको करके दिखाया कि खंडित भारत में अखंडता के लिए लड़ने वाले वो पहले नेता थे जिन्होंने बलिदान दिया और इस देश को बचाया। यह भी सही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि अगर पाकिस्तान ने भारत का विभाजन किया तो मैं वो शख्स हूं जिसने पाकिस्तान का विभाजन किया। इस बात को भी उन्होंने करके दिखाया। बंगाल की लीगी सरकार के खिलाफ जोरदार शब्दों में, जोरदार स्वर में बोलने की प्रखर नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम सब जानते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल में, जो उस समय का बंगाल था, अविभाजित बंगाल था, उसमें आशुतोष मुखर्जी जी के परिवार में उनका जन्म हुआ। आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 को उनको हम सब जानते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में प्रवेश किया
एक बहुत ही प्रखर विद्यार्थी के रूप में उनका जीवन रहा। ही नेवर स्टूड सेकेंड, ही वॉज ऑलवेज फर्स्ट। और यह बहुत बड़ी बात होती है कि मैट्रिक से लेकर के एमए तक उन्होंने हमेशा प्रथम स्थान पाया। इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित किया। 16 वर्ष की आयु में 2017 में 1917 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की। 1919 में उन्होंने इंटर किया और इंटर भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में किया। बाद में 1921 में वो बीए में ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स लेकर के उन्होंने डिग्री हासिल की और प्रथम स्थान में डिग्री हासिल की। लेकिन राष्ट्रभक्त होने के नाते बीए इंग्लिश ऑनर्स के करने के बाद भी भारतीय भाषाओं के प्रति लगाव होने के कारण उन्होंने एमए बांग्ला में की और बंगाली भाषा को प्रमोट करने का काम किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। 1934 में जब उनकी आयु मात्र 33 साल थी, ही बिकेम द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। वो सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर हुए और उन्होंने कुलपति के रूप में भी एक अपनी छाप छोड़ी और भारतीयता के प्रति लगाव का सबसे बड़ा उदाहरण हम सबको देखने को मिलता है कि उन्होंने 1937 में 1937 एज वाइस चांसलर ही इनवाइटेड रविंद्रनाथ टैगोर जी को टू एड्रेस द कॉन्वोकेशन। दीक्षांत समारोह में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को आमंत्रित किया और यह कहा कि आपका दीक्षांत का भाषण बांग्ला में होगा। और पहली बार किसी इतिहास में किसी विश्वविद्यालय समारोह में भारतीय भाषा में अगर हुआ तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का हुआ और वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इनिशिएटिव पर हुआ। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। आप याद कीजिए अंग्रेजों का शासन, आप याद कीजिए प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज मुंबई, किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने शासन काल में अंग्रेजियत को फैलाया था। और उसमें भारतीय भाषा में कलकत्ता जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए थे और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला में अपना भाषण दिया था। ये सब हम लोग जानते हैं। 1941 में वो पहली बार विधानसभा में भी पहुंचे। 1949 में 39 में पहुंच गए थे, लेकिन वो पहली बार सरकार में वित्त मंत्री बने 1941 और 1942 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने कभी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने कभी भी पद को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने हमेशा विचार को तवज्जो दी और विचार के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। वो बहते प्रवाह थे और बहते हुए प्रवाह में उन्होंने कभी भी पद को नहीं देखा। उन्होंने हमेशा विचार को लेकर के चलने का फैसला किया। 1942 में जब उन्होंने हक साहब की सरकार से इस्तीफा दिया वित्त मंत्री के रूप में, तो स्पष्ट था सामने कि किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति चल रही थी। वो उससे नाखुश थे। उनको दिख रहा था कि जो मुस्लिम लीग जिस तरीके से आवाज उठा रही है, उसकी योजना है कि बंगाल को सारे का सारा पाकिस्तान की तरफ ले जाने का। वो समझ गए थे और उन्होंने इस्तीफा भी दिया और मुखर स्वर से तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बोले। और वो पहले नेता थे जिन्होंने बंगाल को ही नहीं बचाया। आज जो बंगाल भारत के नक्शे में है, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। आज जो पंजाब जहां से हम यूनाइटेड पंजाब से आते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस मुखर आवाज ने किया। इसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए वो कहते थे
कि पाकिस्तान ने भारत का विभाजन किया होगा, मैंने पाकिस्तान का विभाजन किया, इस बात को उन्होंने हमेशा कहा। विचारों के प्रवाह में बढ़ते बढ़ते वो सावरकर जी के संपर्क में आए, सत्संग में आए और उन्होंने हिंदू महासभा के साथ अपने आप को जोड़ लिया। वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने भी इसका स्वागत किया था और गांधी जी ने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद हिंदू विषय को लेकर के अगर कोई दृष्टि दे सकता है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इसलिए उनका हिंदू महासभा में जाना ये एक अच्छी घटना है, भारत के लिए अच्छी घटना है। ये बात उन्होंने उस समय कही। हमें मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंगाल में छवि जब 1943 में 1943 में जब अकाल आया तो जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना सर्वस्व लगाकर उस अकाल की लड़ाई लड़ी, उसने उनकी एक अमिट छाप बंगाल पर छोड़ी दो बातों के कारण। एक, बंगाल को बचाने के कारण, जो आज पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये सारे का सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तहत ये पाकिस्तान में जाने की योजना बन रही थी, उसको रोकने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और उसके साथ साथ अकाल में बंगाल के लिए दिन रात एक करके उन्होंने इसकी सेवा की। हम जानते हैं जो बंगाल का राहत समिति बनी उसके भी अध्यक्ष थे, जो हिंदू महासभा की अकाल की राहत समिति बनी उसके भी अध्यक्ष थे। और उन्होंने सिर्फ सेवा ही नहीं की, उनके शब्द, उनकी बोल, उनका प्यार, जरूरतमंद के लिए आगे बढ़कर के आना, इसने एक बंगाल में एक अमिट छाप छोड़ी थी, सब हम लोग जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि पहले वो कांग्रेस पार्टी से एमएलसी बने थे, जो यूनिवर्सिटी की कंस्टिट्यूएंसी होती है उससे वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस ने बहिष्कार किया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उन्होंने भी सैद्धांतिक तौर पर इस्तीफा दे दिया और बाद में सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर के फिर से वापस वो पहुंचे। ये उनकी ताकत थी, इसको हमको समझना चाहिए। ये हम सब आगे बढ़ते चले, एक के बाद आगे बढ़ते चले गए। हमें मालूम है वो संविधान सभा के सदस्य रहे, हमें मालूम है कि वो प्रांतीय सभा के भी सदस्य रहे। उनकी विचार यात्रा जब आगे बढ़ी हिंदू महासभा से और जब वो प्रखर होकर के आगे बढ़े तो गांधी जी के निमंत्रण पर नेहरू की कैबिनेट में वो पहले मंत्री बने। ही वॉज अ नॉन कांग्रेस मिनिस्टर इन द नेहरू कैबिनेट और उनको उद्योग और उद्योग के साथ साथ सप्लाईज, ये दो मंत्रालय उनको दिए गए। वहां भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। हम सबको मालूम है हमारे चित्तरंजन लोकोमोटिव की फैक्ट्री का उसको उन्होंने स्थापित किया। सिंदरी में उन्होंने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को स्थापित किया। उसी तरीके से बेंगलोर में उन्होंने एयरक्राफ्ट्स के प्रोग्राम को उन्होंने स्थापित किया और भारत के उद्योग जगत से जुड़े हुए और भारत को स्वावलंबी बनाने की नींव को उन्होंने रखा। लेकिन हम सबको यह भी मालूम होगा कि उन्होंने बहुत देर मंत्रिपरिषद में रहना स्वीकार नहीं किया और 1950 में, इसीलिए मैंने कहा वो बहता प्रवाह थे, विचारों से समर्पित थे और जब विचार नहीं मिले तो वो अलग हटने में उन्होंने कोई देरी नहीं की और उन्होंने अपने आप को नेहरू कैबिनेट से अलग कर लिया। कारण क्या था? कारण था जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट। उस पैक्ट में उन्होंने कहा कि यह पैक्ट भारत के हित में नहीं है, यह हमारे भारतीय लोग जो माइनॉरिटी के रूप में पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में है, उनके साथ यह धोखा है और उनके साथ साथ धोखा के साथ उनको सही तरीके से स्थान देने में पाकिस्तान की तरफ से एक कुनीति है और इसलिए इसका मैं विरोध करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी पर कहा था कि आपने जो भारत में तुष्टीकरण की राजनीति चलाई है उसके माध्यम से आप तो सर्वस्व लुटाने पर लगे हो,
लेकिन अपने माइनॉरिटीज को जो पाकिस्तान में है उनकी रक्षा करने में आप असमर्थ हुए हो, इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने का असर यह पड़ा कि नेहरू जो यहां पर रिलीजन के आधार पर इलेक्टोरेट खड़ा करना चाहते थे, यहां रिलीजन के आधार पर जो रिजर्वेशन देना चाहते थे, वह देने से रोकना पड़ा उनको। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नैतिक ताकत थी जो विजयी हुई और उसमें यशस्वी हुए, इसको समझना चाहिए। 1950 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर वो विचार के प्रवाह में चल पड़े, नई खोज में चल पड़े और हिंदू महासभा से भी बढ़ते बढ़ते उन्होंने यात्रा करते हुए 1951 में जनसंघ की स्थापना की। और हम सबको मालूम है कि वो जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस जनसंघ की यात्रा से बढ़ते बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और देश की राजनीतिक दृष्टि से जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उस विचारधारा की नींव रखने का काम भारत रत्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इस बात को समझना चाहिए। आप देखिए विचार कितना प्रबल होता है। देर है अंधेर नहीं, विचार की जीत होती ही। और उस विचार को समर्पित होकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का स्थापना की। वो 1952 में पहली बार जीत करके पार्लियामेंट में पहली लोकसभा में वो जीत करके आए। 3 सीटें जीती थी, अपने को मिला करके 2 और सीटें जीती थी। जनसंघ के नाम पर पहली बार जीत करके आए थे। सिर्फ हम 3 थे उस समय। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि वह विपक्ष के लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रवक्ता भी बने और वह उसके नेता भी बने। सभी लोगों को, सभी विपक्ष के लोगों को जोड़कर उसके प्रवक्ता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को स्थापित किया। 1952 में बने के साथ उन्होंने, उनकी छवि इतनी बड़ी थी, उनका व्याप इतना बड़ा था, उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि सब लोगों ने उनके साथ अपने आप को शामिल कर लिया। हमारा गणतंत्र परिषद, अपना उड़ीसा का शिरोमणि अकाली दल, वैसे ही बाकी छोटे दल, इन सब लोगों ने अपना प्रवक्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया। और संसद में भी कांग्रेस के लोग जो बड़ी संख्या में आए थे, वह भी कांग्रेस के खिलाफ पार्टी की बात को भी और नीतियों के बारे में अगर कुछ बोलना होता था तो उनके भी प्रवक्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह उनकी ताकत थी और आदर के साथ देखे जाते। ऐसे हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनसंघ के, जो आज भारतीय जनता पार्टी जानती है। हमें आज गौरवान्वित महसूस होता है कि बीज रखने वाले हमारे इतने महान शख्सियत थे भारत रत्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और देखिए उनका बहता हुआ प्रवाह रुका नहीं, चलता रहा। 1951 में जनसंघ की स्थापना की। 1952 में कानपुर के अधिवेशन में उन्होंने यह विषय रख दिया कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण होना चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने बड़े प्रखर शब्दों में कहा कि महाराजा हरि सिंह ने 15th स्टेट के रूप में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हस्ताक्षर करते हुए यह कहा है कि जो भूमि मेरे आधिपत्य में आज के दिन में, जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो सारी की सारी भूमि को मैं भारत के यूनियन रिपब्लिक में समावेश करता हूं। यह उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया और भारत के 15वें राज्य के रूप में इसको स्टैब्लिश करता हूं, इस पर हस्ताक्षर किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि धारा 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है। लेकिन नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला की अपने मन में बनी हुई एक चाल, उसको अंजाम देने का काम नेहरू जी कर रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कन्फ्रंटेड हिम राइट फ्रॉम द सेंटर। उन्होंने स्पष्ट रूप में सामने खड़े होकर के इसको कन्फ्रंट किया। और उस समय का नारा आपको मालूम होगा, हम सब लोगों ने लगाया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनको इस बात से
दुख था, बड़ा मलाल था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वजीर आजम ऑफ जम्मू कश्मीर, यह कैसे हो सकता है? एक ही संविधान के अंदर दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? भारत का संविधान और भारत की संसद कोई कानून पास करे, वो जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान उसको पास नहीं करेगा तब तक वो लागू नहीं होगा। यह भारत में कैसे चल सकता है? वो उत्पीड़ित थे, उनकी पीड़ा वेदना स्पष्ट दिखती थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उन्होंने 1952 में जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन में स्पष्ट रूप में कहा कि इस बात की आवाज भारतीय जनसंघ उठाएगी। एक 7 सदस्य समिति बनी। वह 7 सदस्य समिति ने जम्मू कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी लेनी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर यह जिम्मेवारी आई कि धारा 370 को लागू करने से रोकने की दृष्टि से हर तरीके के संभव प्रयास करने के, जो उसको हटाया जाए, धारा 370 को हटाया जाए और हटाने के लिए हर संभव प्रयास को तलाशना चाहिए और नेहरू और शेख अब्दुल्ला से सीधी बात करनी चाहिए। अब आप देखिए कांग्रेस का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, आप देखिए कांग्रेस का प्रजातांत्रिक चेहरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विपक्ष के प्रवक्ता थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी नेहरू जी को और कहा कि धारा 370 इसे हटाना चाहिए, एब्रोगेट करना चाहिए। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, शेख अब्दुल्ला ने जवाब तक नहीं दिया। लड़ाई आगे बढ़ी, उन्होंने देश भर में इस बात को कहा। और अब देखिए बंगाल के रहने वाले हमारे नेता का राष्ट्रभक्ति किस हद तक, किस चरम सीमा पर थी कि उन्होंने सब कुछ जम्मू कश्मीर के लिए लगा दिया। बंगाल में रहते हुए पंजाब को बचाया, विभाजन का बड़ा हिस्सा पंजाब में रहे, इस बात की लड़ाई लड़ी। बंगाल को तो बचाया ही बचाया, पंजाब को भी बचाया। और इसके साथ साथ जब वो आगे बढ़े 1953 में, जब वो प्रजातांत्रिक तरीकों से जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो उसी यात्रा में उन्होंने तय महीने में 1953 के उन्होंने एक पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर 35 करोड़ के देश में 4 करोड़ मुसलमान अगर शांति से रह सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के क्या 25 लाख मुसलमान शांति से नहीं रह सकते क्या? सबको हम साथ लेके समावेश नहीं कर सकते? मैं ये जो परमिट राज है, लाइसेंस राज है, ये जम्मू कश्मीर में जाने का जो राज है, इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर जाऊंगा और मैं वहां पर तिरंगा भी फहराऊंगा और साथ ही साथ वहां बिना परमिट के अब जाएंगे, इस बात को उन्होंने कहा। हमें मालूम है कि 8 मई को वो दिल्ली से निकले, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ, लोग भीड़ उमड़ उमड़ करके आई उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। यह एक आंधी की तरह आवाज चल पड़ी थी कि हमको जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में विलय करना है। जवाहरलाल नेहरू ने और उस समय के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने पत्र लिख करके कहा कि इस आवाज को हमको दबाना चाहिए। उस समय दूरदर्शन नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो था। उसको निर्देश दिए गए कि इसको ज्यादा प्रोत्साहित न किया जाए। इसलिए कांग्रेस की प्रजातंत्र के आवाज को रोकने का षड्यंत्र यह नया नहीं है, यह पुराना है, यह जम जाती है। उस समय इन्होंने शुरू किया, लेकिन जनता की आवाज जब वो दिल्ली से निकले तो क्या सोनीपत, क्या पानीपत, क्या अंबाला, क्या अमृतसर, क्या जलंधर, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। और देखिए, समझिए उनकी संगठन शक्ति। आज नेता जब कोई बात करते हैं तो हमेशा नेताओं को अपने साथ रखते हैं। उन्होंने जलंधर से बलराज मधोक को वापस दिल्ली भेज दिया और कहा कि मेरी लड़ाई जो जम्मू कश्मीर की है वो मैं लड़ूंगा, लेकिन देश तुमने संभालना है और देश में इस आवाज को, मेरी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाओ, इसकी लड़ाई लड़ो, इसको उन्होंने कहा।
फिर वो अमृतसर के लिए रवाना हो गए। 11 तारीख को वो लखनपुर, जो जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, वहां वो पहुंचे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, वहां उनकी बहुत बड़ी मूर्ति और वहां पर उनका स्मारक है। हम सब लोगों को उसके दर्शन करने चाहिए। आपके ध्यान में आएगा 1953 में एक भारत का नागरिक, प्रखर नेता, देश को एक साथ जोड़ने के लिए किस तरीके से निकला होगा, किस तरीके से वो वहां पर गया होगा। मुझे मालूम है, हम सब जानते हैं कि 11 तारीख को जब लगभग कोई 10 बजे के आसपास वो बॉर्डर एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने फिर हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अब तुम यहां से वापस हो जाओ, मैं ये फ्रंट संभालूंगा, आपने ये आवाज चलाए रखना, हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहना। ये था उनका राष्ट्रभक्ति का। हम सब जानते हैं कि 11 तारीख को उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको श्रीनगर के जेल में रखा गया। वो 44 दिन तक जेल में रहे। हमें मालूम है कि उनकी तरबियत वहां बिगड़ी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि काटजू जो उस समय के गृह मंत्री थे और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी 22 और 24 मई को श्रीनगर गए। शेख अब्दुल्ला की कंस्टिट्यूएंसी 11 किलोमीटर के दूर पर थी, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा गया था। 9 किलोमीटर के दूर पर मुख्यालय था। भारत का प्रधानमंत्री गया, 2 दिन वहां रुके, भारत का गृह मंत्री गया, विपक्ष का नेता जेल में था। इन्होंने जानकारी हासिल करने की भी जुर्रत नहीं समझी। यह है इनका प्रजातंत्र का देखने का नजरिया, यह है इनका प्रजातंत्र का देखने का नजरिया। और हम सब जानते हैं कि 23 जून को, जिसे हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रहस्यमय तरीके से उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी यह नहीं है कि हॉस्पिटल में रहे, कितने समय तक रहे, कौन से डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी, अंत में जीवन प्राण त्यागने का कारण क्या बना। क्या कारण था कि 11 तारीख को जो भला चंगा स्वस्थ हालत में लखनपुर के बॉर्डर पर अरेस्ट करते हैं और 23 जून को उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और आप देखिए, जब उनकी पार्थिव शरीर को श्रीनगर के हवाई अड्डे से कलकत्ता लाना था, तो शेख अब्दुल्ला वहां गया औपचारिकता निभाने के लिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला से जब पूछा गया आपको क्या कहना है, तो उत्तर था नो कमेंट्स। आप समझ लीजिए कि कितना, जिसे हम कहते हैं कि एक मानवता का पक्ष कितना दर्दनाक था, या मानवता के विषय पर कितने उदासीन थे वो, और प्रजातंत्र के प्रति उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, जिसको उन्होंने कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से निभाया। इस बात को हमको सबको समझ में आता है। हमें याद है कि हमारे देश बंधु जी की जब स्वर्गवास हुआ था 1925 में, तो उस समय जो उनका अंतिम यात्रा हुई थी, उसके बराबर की भीड़ पश्चिम बंगाल में 24 जून 1953 को कलकत्ता में एकत्र हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो महान शख्सियत हम लोग को छोड़ करके चले गए। उनकी माता जोगमाया माता जी ने नेहरू जी से गुहार लगाई कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कैसे डेथ हुई। आपको मालूम है आजकल इस तरह की कोई घटना घट जाए तो किस तरीके से सारी इंक्वायरियां होती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वह इंक्वायरी नहीं होने दी, वह इंक्वायरी नहीं हुई। यह बताता है इनका प्रजातांत्रिक चेहरा, और रहस्यमय तरीके से किसी को मालूम नहीं है कि किस तरीके से उनकी डेथ हुई, किस कारण से हुई। रहस्यमय तरीके से वो हम सबको अलविदा कह गए। लेकिन हम जानते हैं बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य था। हम सब यहां जितने बैठे हैं, जो बंगाल में हम सबको देख रहे हैं, सबके बाल काले थे, सफेद हो गए होंगे, लेकिन हम नारा लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान,
दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन हमें खुशी है आज जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं तो मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने 5 और 6 अगस्त को और आप सबके आशीर्वाद से धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस बात को हमको ध्यान में रखना। और हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से जिसके लिए उन्होंने जीवन का बलिदान दिया उसको आज जब हम साकार कर पाते हैं तो हमें कितनी खुशी होगी, कितना मन को संतोष मिलता होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान पर करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात चलते रहे और करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हम लोगों ने वो मुकाम हासिल किया। वो 303 एमपी जीत करके आए और धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हम आप लोगों मित्रों, घटनाएं घट जाती हैं लेकिन हम भाग्यशाली हैं जो घटना के चश्मदीद गवाह रहे। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप ये कह सकोगे कि धारा 370 हमारे समय में खत्म हुई। भारत का संपूर्ण विलय और एक रूप में हमारे समय में हुआ और उसमें हम भी भागीदार थे। आप करोड़ों लोगों ने कमल के निशान पर वोट दिया और उसी के आधार पर यहां पर बैठे हुए जयश्री बहन हो, हमारे देवश्री बहन हो, हमारे बाबुल सुप्रियो हो, स्वपन दास गुप्ता जी हो, राजू बिष्ट हो या मैं हूं, हमें आपकी उंगली ने कमल को दबाया और हमारी उंगली ने बटन दबाया लोकसभा में और उसको समाप्त कर दिया। यह ताकत हमको मिली। यह ऐतिहासिक घटना में हमको भाग लेने का मौका मिला। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि विचार कितना महत्वपूर्ण होता है। ये बहते प्रवाह में कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी चिंता नहीं की कि हम पद में रहेंगे नहीं रहेंगे। पद छोड़ते चले गए एक के बाद एक। विचारधारा के लिए वो पार्टी भी छोड़ते चले गए, लेकिन विचारधारा राष्ट्र के प्रति समर्पण यह उनका अटूट रहा। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब उनके जीवन को देखता हूं तो बहता प्रवाह देखता हूं एंड आई फाइंड अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस along with the integrity and unity of India, the strong India। इसका एक यूनिक ब्लेंड थे वो, एक अजूबा मिश्रण थे वो। अब जब मैं रीजनल एस्पिरेशन की बात करता हूं तो उन्होंने उसको साबित करके दिखाया। अंग्रेजी में बीए करने के बाद बंगला में उन्होंने एमए की। बंगला में उन्होंने दीक्षांत समारोह में रीजनल एस्पिरेशंस की कितनी चिंता की होगी आप समझ लीजिए। बंगला में उन्होंने दीक्षांत समारोह कराया। आज जो हम सीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने यही रीजनल एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए यह बंगाल जो सारे का सारा पाकिस्तान में चला जाता, उन्होंने विभाजन मंजूर किया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का विभाजन कर डाला। इस बात को समझना चाहिए और उन्होंने उसको बंगाल को, जो आज पश्चिम बंगाल है, उसको बचा करके भारत का अटूट हिस्सा बनाया। तो रीजनल एस्पिरेशंस के साथ साथ तुष्टीकरण राजनीति के खिलाफ जो हमारे माइनॉरिटीज, जो बांग्लादेश, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उनके साथ न्याय हो, इसकी लड़ाई लड़ी। इसके लिए वो लड़ते रहे। इसलिए बंगाल प्रदेश का भी उन्होंने ध्यान लिया, बंगाल की भाषा से संस्कृति का भी चिंता की, लेकिन साथ साथ उन्होंने देश की भी चिंता की। आप देखिए, एक साउथ कैलकाटा का चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी अंतिम सांस जम्मू कश्मीर की रक्षा में श्रीनगर के जेल में उनका अंतिम सांस लेता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बड़ा उदाहरण? आप सब, हम लोग सांसद हैं, अपने मोहल्ले, अपने गांव से बाहर नहीं जा पाते, लेकिन उस समय साउथ कैलकाटा से जीता हुआ। अगर हम शिक्षाविद की बात बोले तो ही रीच न्यू हाइट्स, ही लेड द स्टेट टू न्यू हाइट्स ऑफ एजुकेशन। बंगाल के बारे में बोला जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आज जो बंगाल देखता है, सुनता है, और इस तरीके के हमारे नेता रहे हैं, यह बंगाल का कैरेक्टर रहा है।
यह बंगाल की छवि रही है। देश को दृष्टि देने वाले विवेकानंद से लेकर के महान पुरुष जो भी हुए, सब लोगों ने बंगाल में कंट्रीब्यूट किया और बंगाल ने देश को दृष्टि दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हमेशा उसको फ्रंट से लीड किया, यह बात हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन जब मैं शिक्षा की बात करता हूं और वर्तमान बंगाल को बंगाल के नेतृत्व में देखता हूं तो दिल द्रवित भी होता है, दुखी भी होता है। शिक्षा हैज टेकन अ नोज डाइव, नीचे पहुंच गया है, राजनीतिकरण हो रहा है। आज बंगाल का हाल क्या हो गया कि आप किस पार्टी को वोट देते हो इस पर तय होगा कि आपको शिक्षा में कहां स्थान दिया जाएगा। द पोलिटिसाइजेशन हैज बीन टू सच लो लेवल्स दैट एवरीथिंग हैज बीन पोलिटिसाइज्ड, और यह बंगाल के लिए बहुत ही दुखदाई बात है। और हमारे लिए यह संकल्प है कि जिस बंगाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा में ऊंचा ले गए थे, में विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए, उस बंगाल को शिक्षा में वापस उसी तरीके से लाना है और बंगाल को शिक्षा की दृष्टि से स्थापित करना, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। जब मैंने विचार की लड़ाई की बात कही और पद छोड़ करके लड़ाई की बात की तो आज हमारा दिल दुखता है कि आज वेस्ट बंगाल में पद छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। पद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। They are ready to compromise on all fronts only to remain in power. आज क्रिमिनलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया, यह दुख की बात है। यह बंगाल के लिए एक संकट का प्रश्न है, इसका उत्तर हमको देना पड़ेगा, यह लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। बंगाल जो विचार के लिए जाना जाता था, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां बल का प्रयोग होता है वहां विचारधारा समाप्त होती है। और आज बंगाल जो विचार से ओतप्रोत है, उसके विचार को कुंठित करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, इसको हमको समझना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल दो, उनके खिलाफ केस लगा दो, उनके खिलाफ नारकोटिक्स के केस लगा दो। कोरोना में हमारे सांसदों को काम ना करने दो, उनके बाहर घर में चिप्पी लगा दो, उनको हाउस अरेस्ट कर दो। ये कौन से मापदंड तय हो रहे हैं? और आप देखिए, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने रीजनल एस्पिरेशन से लेकर के नेशनल लेवल तक की इंटीग्रिटी की चर्चा की, और आज की मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना के केसेस को दिल्ली को रिपोर्ट करने में अपनी हेठी समझती है। विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म वी आर वर्किंग इन? कौन सा फेडरलिज्म में हम काम कर रहे हैं? इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करके सबको साथ लेकर के कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं, और एक वो वहां के मुख्यमंत्री हैं जो, आप बताइए, आयुष्मान भारत बंगाल के लोगों की सेवा के लिए, गरीब लोगों की सेवा के लिए कार्यक्रम बना है, उसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार का है, मोदी जी का है, इसलिए बंगाल की धरती पर न लगेगा। ये न रीजनल एस्पिरेशन को पूरा करता है और न ही ये राष्ट्रीयता का बोध देता है। इस तरीके की आज सरकार आकर के खड़ी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए हमने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व लगाया है और हम उसमें सफल हुए हैं। और अब बारी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए रास्ते पर चलकर बंगाल का गौरव, द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू बी रिस्टोर्ड, उसे वापस लाना है। राजनीतिक दृष्टि से उसको ऊंचाइयों पर ले जाना है, विद्या की दृष्टि से उसको ऊंचाइयों पर ले जाना है, और जो बंगाल का गौरव था उसको वापस स्थापित करना है। और इसके संकल्प के लिए वर्तमान सरकार जो हर तरीके से नुकसान पहुंचा रही है उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल बाहर करना है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन लाना है। इस बात को हमको पूरा करना है, यह हमारी जिम्मेवारी है, इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। और यही, मैं राजनीतिक दृष्टि से इसको जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन बातों के लिए अपना सर्वस्व लगाया, जिन ऊंचाइयों पर उन्होंने राजनीति को पहुंचाया, उनके प्रदेश में, उनके जन्म स्थान पर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो, यह दुखदाई है। आज जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, इन क्रिमिनलाइजेशन के साथ साथ इस क्रिमिनलाइजेशन के साथ साथ जिस तरीके से लोगों का नजरिया बन गया है राजनेताओं का, और राजनेताएं अब
हमने नहीं सुना था कभी, आजकल सुनता हूं कटमनी कटमनी कटमनी। कट द साइज ऑफ सच लीडर्स इन कमिंग टाइम्स। इनके साइज को कट करना है, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आज के इस जन्मदिन के अवसर पर, 119वीं जन्मदिन दिवस के अवसर पर हमें यह सौभाग्य मिला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये प्रथम जन्मदिन होगा जिसके लिए वो बलिदान हुए, उसको हम पूरा कर पाए और उसके बाद ये मनाने का सौभाग्य मिला है। आज हम संकल्प लें कि उनके मन का बंगाल, जिसके लिए उन्होंने जान दिया, जिस सीए के लिए वो लड़े, उसको स्थापित करना। इसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन से बंगाल को बाहर निकालना, इसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन के साथ साथ शिक्षा और विद्या में आगे बढ़ाना, बंगाल के साथ गौरवान्वित संस्कृति को फिर से स्थापित करना और उसको ऊपर बढ़ाना, ये सारे काम हमारे हैं और उनको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत रत्न के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम कार्यकर्ता जुट करके इसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ নাড্ডাজিকে অসাধারণ তার বক্তব্যের জন্য। আমরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে বিস্তারিত শুনলাম ডক্টর নাড্ডাজির কাছ থেকে। এখন শপথ বাক্য পাঠ করাবেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। আজকে এই পবিত্র দিনে আমার সঙ্গে আপনারা সংকল্পটা পড়ুন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে সংকল্প গ্রহণ করেছি যে আমি ভারতের সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত নাগরিক দায়িত্ব পালন করব। আমি ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা, গণতন্ত্র, সমতাযুক্ত সমাজ, সর্বধর্ম সমভাব ও মূল্য আধারিত রাজনীতিতে বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে অগ্রসর হব। দেশের স্থানীয় পণ্য ব্যবহার ও নির্মাণকে উৎসাহ দেওয়া আমার অন্যতম লক্ষ্য হবে। আমি যতদূর সম্ভব স্থানীয় উৎপাদিত বস্তু ক্রয় ও ব্যবহার করব। আমি একজন করোনা সৈনিক হিসেবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে লড়তে সামাজিক জাগরণ, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতা অভিযানে ভাগীদার হব। भारत माता की वंदे